क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास पूरा खत्म। आज की इस वीडियो में आपका पूरा इतिहास खत्म करवा दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। अगर आपने इतिहास में कुछ भी नहीं पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023, ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके क्या, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। इसमें आपके क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ लघु प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न है आपके, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यही एक वीडियो है, इसमें आप सारा का सारा आपका इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहां बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन है बहुविकल्पीय, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ठीक है। अब आपको बताना है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, वो आपको बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है गैरिबल्डी, बिस्मार्क, काबूर और मेजनी, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपका मेजनी, ठीक है। क्या आपका आंसर है इसका? मेजनी, ठीक। ये इसका राइट आंसर है, पहले वाले का यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक थे मेजनी, ठीक। ये आपका राइट आंसर है, इसको आप कॉपी में नोट करते रहे, ठीक। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें आपका, फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ठीक है। इसमें पूछ रहा है जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, और फ्रांसीसी जो क्रांति है इसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन है 1788, 1789, 1790 और 1787, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है, कि फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1789, ठीक। 1789 में आपका क्या है, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, ठीक। और फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, वो है। अब आपको बताना है कि राष्ट्रवाद है जो उसका प्रारंभ है वो किस देश से हुआ, वो आपको बताना है। इसमें भी आपका ऑप्शन दिया है, इसमें आपका ऑप्शन जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन दिए। अब इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आपका राइट आंसर रहेगा फ्रांस। क्या है? फ्रांस इसका राइट आंसर है, ठीक। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो फ्रांस से ही शुरू हुआ था, आपको पता होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, ठीक है। और फिर देखिए आपका चौथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें आपका, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अब आपको ये तो आपका क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, इसको तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अगर जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ऑप्शन दिया ऑटो वन बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम और चौथा ऑप्शन है मेतेसनी, ठीक है। आपके चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। देखिए जल्दी से जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। देखिए जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, वो थी आपकी ऑटो वन बिस्मार्क की, ठीक है। तो आपका पहला राइट आंसर है इसका, ठीक है। और फिर देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन है, नेपोलियन का पराजय कब हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है जो नेपोलियन था उसका पराजय कब हुआ, वो आपको बताना है कौन सी सन में हुआ, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया है, इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं 1814, 1815, 1918 और 1919, ठीक है। आपके चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1815, ठीक है। नेपोलियन का पराजय हुआ था 1815 में, ठीक है। तो आपका ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए आपका छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वो वापस कब, कौन सी सन में आए थे। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन में से आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है 1914 में, 1915 में, 1918 में या 1919 में, ठीक है। आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, मतलब भारत वापसी कब आए, ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 1915 में, ठीक है। क्या 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर आए थे। और फिर आपका सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, ठीक है। इसमें पूछ रहा है जो महात्मा गांधी थे उन्होंने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, कौन सी सन में आरंभ किया, वो आपको बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है यहाँ 1919 को, या 1920 में, या 1922 में, या 1923 में, ठीक है। तो आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 1920 में, ठीक है। क्या महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चालू किया था वो किया था 1920 में, ठीक। और फिर देखिए आपका आठवां ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसमें, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। अब आपको बताना है कि जो पूना पैक्ट है वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए, इन ऑप्शन को देखकर आपको जल्दी से बताना है कमेंट में। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें चार ऑप्शन है आपके,
गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, और नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब आपको यहाँ चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है, आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो देखिए इसका आपका राइट आंसर रहेगा गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, तो आपका पहला राइट आंसर है। ठीक है, और इसमें देखिए आपका नवा प्रश्न है, शिवन्य अगबो आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। ठीक है, अब आपको बताना कि शिवन्य अगबो आंदोलन है उसकी शुरुआत किस घटना से की गई थी, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई थी जिससे शिवन्य अगबो आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आपको ये देखिए इसमें ऑप्शन है आपके, रॉल्ड एक्ट की घोषणा की थी, या नमक कानून तोड़ा था, साइमन कमीशन आगमन किया था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा नमक कानून तोड़कर। ठीक है, नमक कानून तोड़कर क्या है, शिवन्य अगबो आंदोलन चालू हुआ था। जब नमक कानून तोड़ा था तभी आपका क्या शिवन्य अगबो आंदोलन चालू हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर खा है। ठीक, और फिर देखिए आपका 10वां प्रश्न है, इसमें करो या मरो का नारा किसका था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो करो या मरो का नारा था वो किसने दिया था। तो ये तो आपका बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह, या चंद्रशेखर आजाद, या महात्मा गांधी। अब आपको जल्दी से गेस करके बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए इसमें आपको जल्दी से मैं बता दूं कि आपका राइट आंसर है इसमें महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने नारा लगाया था करो या मरो का। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर देखते हैं आपका 11वां प्रश्न इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, आपको बताना है कि जो भारतीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, कौन सी सन में हुई थी, वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिया है 1885, 1904, 1887, 1855। ठीक है, अब आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से देखकर आपको बताना है कि कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब कब इसको प्रारंभ किया गया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कब प्रारंभ किया गया था, वो आपका किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, क्या 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस को प्रारंभ किया गया था, तो आपका राइट आंसर है पहला। ठीक है, और फिर देखते हैं आपका दूसरा, तो इसमें 12वां प्रश्न है आपका, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ। तो आपसे पूछ रहे हैं जो महामंदी है उसका प्रारंभ किस वर्ष मतलब किस सन में हुआ था, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिया 1919 में, 1924 में, 1929 में, या 1934 में। ठीक है, आपके यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन है आपके, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। तो जल्दी से आपको बताना है कि इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए मैं बता दूं आपका इसमें राइट आंसर है 1929। 1929 में आपका क्या महामंदी का प्रारंभ हुआ था, क्या 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं आपका 13वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका प्लाग या रीड पेस्ट हो गया था, या आपका एनिमल फीवर हो गया था। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आपका राइट आंसर ये बताएंगे एनिमल फीवर। ठीक है, तो ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पढ़ लिया कि जानवर, तो जानवर को एनिमल बोलते हैं और फीवर को बुखार बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहां तुक्का नहीं चलाना, आपको मैं राइट आंसर बताऊंगा और आपको भी राइट ही आंसर लिखना है। ठीक है, आपका राइट आंसर है रेडर पेस्ट। ठीक है, खा प्रश्न आपका राइट आंसर है। ठीक है, फिर आपका 14वां प्रश्न है इसमें, 14वां प्रश्न है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, कि प्रथम जो विश्व युद्ध था वो कब प्रारंभ हुआ था, मतलब कब चालू किया गया था, वो आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन दिया है 1919 में, 1914 में, या 1939 में, या 1942 में। ठीक है, 1942 में। ठीक है, अब यहां आपके चार ऑप्शन दिए, इन चार ऑप्शन में से आपको जल्दी से बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ था, आपको जल्दी से बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 में। ठीक है, कब हुआ था, 1914 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और फिर देखिए 15वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अब आपको इसमें 15वें प्रश्न में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया 1945 में, 1942 में, 1920 में, या 1947 में। ठीक है, अब यहाँ आपके चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में जल्दी से आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए इसमें आपको बता दूं मैं, आपका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। कब हुई थी, 1945 ईस्वी में। ये जो मैं प्रश्न बता रहा हूं इनको क्या है, आप कॉपी में नोट करते रहे। ठीक है, कॉपी में आप नोट करते रहेंगे तो आपका बहुत क्लियर होता रहेगा, तो इसीलिए आपको क्या कॉपी में नोट करते रहे। अब देखते हैं अपने उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु प्रश्न। ठीक, ये बहुत बच्चों को बहुत देर से इंतजार था कि यार प्रश्न के बारे में नहीं बता रहा, तो देखिए आप प्रश्न के बारे में बताऊंगा। तो देखिए नंबर 1 प्रश्न है, और ये आपके जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये विद आंसर के साथ है। ठीक है, देखिए यहाँ देख सकते हैं ये आपके आंसर के साथ है। ठीक, तो इसलिए वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप वीडियो को
वीडियो को ध्यान से देखा। ठीक, तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था। ठीक, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि इससे देखिए आपका 19 में भी प्रश्न पूछा गया था, 20 में भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसीलिए ये प्रश्न को मैंने सोचा कि आपको जरूर तैयार करना चाहिए। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसको आपको जरूर तैयार करना है। और ये मैंने जो आंसर लिखा है, ये आपका कतई बिल्कुल, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया अगर जर्मनी से, तो आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। तो देखिए इसमें आपको उत्तर आपको लिखना है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों में काफी व्यक्त थी। इसमें आपको इस तरीके से लिखना है कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो मध्य वर्ग के लोग थे, उनके अंदर कुछ ज्यादा ही थी। ठीक, फिर है, उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा समिति राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 1848 में जर्मनी के जो महासंघ थे, उन्होंने बहुत इलाकों को इकट्ठा करके एक राष्ट्र, मतलब एक समिति बैठा ली, उसमें क्या है, राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, जर्मन को एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, यही इसमें लिखा है। फिर आपको लिखना है आपको, मगर इस पहल को राजशाही और फैज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। देखिए यहां क्या है, मगर जो इनने सोचा था कि इसको राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास करेंगे, तो लेकिन यहां क्या है, जो राजशाही, जो राजा लोग थे और फौज थी उनकी, उन्होंने वो दोनों जब ताकतें मिली तो उनने इनका जो भी विचार था उसको दबा दिया। अब राजा और फौज के बीच में जनता की नहीं चलेगी। ठीक है, तो यहां क्या है, इन्होंने इनके जो विचार थे उनको दबा दिया। इनका पिरसा के बड़े भूस्वामियों ने और शाही की मदद ली। 17 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध प्रशांत की जीत हुई। ठीक है, इसमें देखिए आपका क्या है, इन्होंने क्या, प्रशांत की सेना थी, नौकरशाही थे, उनसे क्या मदद ली और प्रशांत की जीत हासिल की। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यहां जब प्रशांत की जीत हुई तो क्या है, एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई यहीं पर। ठीक है, फिर है, जनवरी 1971 में वर्ष में हुई एक समारोह में पिरसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का राष्ट्र घोषित किया गया। इस तरह 1971 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। देखिए इसमें आपका टोटल यहां बता दिया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जब प्रशांत की जीत हुई, तभी प्रशांत का वहां एक राजा बना दिया, उसका नाम था विलियम प्रथम। जब विलियम प्रथम को वहां का राजा बना दिया गया, तब क्या 71 में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जर्मनी का एकीकरण किस तरीके से हुआ। ठीक, तो ये आपका क्या पहला क्वेश्चन तैयार हुआ। और फिर देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है आपका, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। अब आपको यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ऑटो वन बिस्मार्क है वो कौन था और वो क्यों प्रसिद्ध था। और आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो वो भी ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक, तो इसीलिए ऑटो वन बिस्मार्क का जो भी कुछ है वो मैंने आपका डिटेल में ये आंसर में लिख दिया। तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से सॉल्व करके आएंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो क्यों प्रसिद्ध था। तो इसमें देखिए आपको उत्तर में इस तरीके से लिखना है, ऑटो वन बिस्मार्क प्रशांत का मुख्यमंत्री था। ठीक है, जो ऑटो वन बिस्मार्क था वो प्रशांत राज्य था उसका मुख्यमंत्री था। ठीक, मुख्यमंत्री था। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद जर्मन में प्रशांत के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुई युद्ध में प्रशांत की जीत हुई। देखिए आपने अभी जो जर्मनी का एकीकरण पढ़ा, उसमें क्या, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से और प्रशांत की जीत हो गई थी। तो उसका जो भी नेतृत्व था वो किसके हाथ में था, ऑटो वन बिस्मार्क। क्या ऑटो वन बिस्मार्क के हाथ में था, जब जो प्रशांत का एक सेनापति था। ठीक, और फिर यहां और लिखना आपको, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और फिर यहां देखिए जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। और फिर उसके बाद 1871 में वर्ष में हुई एक समारोह में, इसमें क्या देखिए 1871 में एक समारोह हुई थी, उसमें प्रशांत के राजा जो विलियम प्रथम थे, विलियम प्रथम को महल के अधिकतम ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर में जर्मन राज्यों के राजकुमारी, सेना और प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क सहित प्रशांत के मुख्यमंत्रियों के एक बैठक बैठाई गई। हॉल ऑफ मिरर में जर्मन राजकुमारी, सेनाएं और ऑटो वन बिस्मार्क को इसमें एक बैठक बैठाई गई थी, जिसमें ये सारे के सारे लोग बैठे थे। फिर देखिए इस सभा में प्रशांत के क्राइज विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन राष्ट्र की घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रशांत के क्राइज विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए
जर्मन सम्राट को घोषित किया गया? तो देखिए इसमें पहले ही बता दिया कि विलियम प्रथम को क्या जर्मनी का प्रथम सम्राट को घोषित कर दिया गया। जो विलियम प्रथम थे उनको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस प्रकार बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशांत ने राष्ट्रीय एकीकरण करने में सफलता प्राप्त की। और देखिए आपको लिखना है कि जो बिस्मार्क थे उन्होंने जो बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशांत की जो जीत हुई थी, एकीकरण हुआ था, उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। और फिर वस्तुतः आपको लिखना है बिस्मार्क की जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। इसी कारण जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी या किसने इसकी प्रक्रिया को पूरा किया था? तो वो किया था आपका ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक, और फिर लिखना है आपको उसने प्रशांत की सेना और नौकरशाही की सहायता से अपने एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया। और जो ऑटोमन बिस्मार्क था उन्होंने प्रशांत की जो सेना थी और नौकर जो वहां के नौकरशाही थे, जो लोग नौकरी करते थे, उनकी सबकी सहायता लेकर अपने एकीकरण का लक्ष्य को पूरा किया। ठीक, तो ये आपका यहां से आपका ये क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हुआ कि ऑटोमन बिस्मार्क कौन था और वो क्यों प्रसिद्ध था। तो आपको क्लियर हो गया। फिर आपको तीसरा प्रश्न है आपका रोल्ड एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, इसका क्या परिणाम था? ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है जो रोल्ड एक्ट था वो क्या था और इसका विरोध कैसे किया गया था, मतलब किस वजह से किया गया था, कैसे किया गया था और क्या इसका परिणाम हुआ और इससे क्या क्या परिणाम हुए वो आपको बताना है। ठीक, तो देखिए आपको उत्तर में लिखना है रोल्ड एक्ट। ठीक है, आपको पहले हेडिंग डाल लेनी है उत्तर में रोल्ड एक्ट, और फिर आपको लिखना है रोल्ड एक्ट 1919 में पराजित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शक के आधार पर गिरफ्तार कर देते थे, मतलब गिरफ्तार कर लेते थे। इसमें देखिए रोल्ड एक्ट में क्या करते थे, वो जो 1919 का रोल्ड एक्ट था उसमें जो भारतीय लोग थे, ठीक है, भारतीय लोग थे, उनका कोई भी मुकदमा नहीं चलाया था, कोई भी मतलब जैसे कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होती थी, डायरेक्ट उनको जेल में डाल दिया जाता था। वो भी कितने साल के लिए, 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। देखिए इसमें कोई भी मुकदमा नहीं चलाता था, कोई भी मुकदमा नहीं चलाते थे रोल्ड एक्ट में, उसमें क्या 2 साल के लिए डायरेक्ट जेल में डाल देते बिना मुकदमा चलाए। ठीक, और फिर देखिए इससे आपको परिणाम लिखना है, इस पर की हेडिंग डालना और फिर लिखना है इसमें अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई। देखिए यही जब रोल्ड एक्ट चल रहा था, इसमें लोगों को 2 साल के लिए बंद किया जा रहा था, तभी क्या है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग की हत्याकांड हो गई थी। ठीक है, इसी में क्या है भारतीय लोगों बहुत सारे मारे गए। फिर आपको लिखना है विरोध। ठीक है, जो रोल्ड एक्ट के विरोध थे वो किस तरीके से हुए, किस तरीके से विरोध कर रहे थे, इसमें लिखना है आपको विरोध में पहले हेडिंग डाल लेनी। फिर आपको लिखना है भारत में लोगों द्वारा रोल्ड एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। तो इसमें देखिए क्या है, बहुत प्रकार से भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था रोल्ड एक्ट का। ठीक है, तो पहला विरोध इस तरीके से किया था कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया था। देखिए जो बहुत सारे शहर थे उनमें क्या रैली निकाली गई थी, जुलूस निकाला गया था रोल्ड एक्ट के खिलाफ। ठीक, पहले इसमें आपको यह लिखना है। फिर दूसरे परिणाम में आपको लिखना है रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। देखिए जो रेलवे थे और वर्कशॉप और कामगार थे, मतलब जो कारीगर थे, वो क्या हड़ताल पर चले गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, एक दूसरा ये परिणाम हुआ। और फिर तीसरा परिणाम हुआ था रोल्ड एक्ट का, कई शहरों में दुकानदारों ने दुकानें बंद करके अपना विरोध किया। कई शहरों में क्या जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर ली। दुकानें बंद कर करके लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो क्या रोल्ड एक्ट का विरोध किस तरीके से किया गया था, दुकानें बंद कर ली गई थी, लोगों ने काम पर हड़ताल कर दी गई थी और जुलूस निकाला गया था। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे तो क्या है आपका ये प्रश्न भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आपको एक जो प्रश्न तैयार करना है वो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी इससे कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, मतलब क्यों नाखुश थी। ठीक है, वो आपको बताना। और फिर आपको पूछ रहा है इसमें कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी, और आपको यह बताना है कि जो कांग्रेस थी उसने कौन सी नई नीति की घोषणा की थी। तो इसका देखिए मैंने आंसर नहीं, तो देखिए इसका मैंने आंसर नहीं बताया, इसका आंसर आपको कॉपी में लिख लेना है। अगर मैं आंसर बताता तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से मैंने इसका आंसर नहीं लिखा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। फिर प्रश्न है आपका पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, 2 शर्तें लिखिए। जो बताना है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, जो पूना पैक्ट था उस पर किन लोगों के हस्ताक्षर हुए थे और
उसकी 2 शर्तें बताना है। जो पूना पैक्ट था उसकी कौन सी 2 शर्तें थी और हस्ताक्षर किस वजह से हुए, ठीक है। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको भी आपको तैयार करके रखना है। आपको एक प्रश्न जो है वो तैयार करना है। इसका भी मैंने आंसर, देखिए अब मैं जो प्रश्न बताऊंगा उसका मैंने आंसर आपको में मिल जाएगा, गैस पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसके आंसर देख सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने इसलिए आंसर नहीं लिया है। तो इसका भी ये भी खाली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका 1929 में महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 1929 में जो भारत में महामंदी हुई थी उससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा था, कौन कौन सा प्रभाव पड़ा था और किस वजह से जो महामंदी हुई थी, इसको भी आपको तैयार कर लेना। देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे महामंदी है, ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ लेना। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप फटाक से लिख दें, ठीक है। ये नहीं कि यार खाली मैंने महामंदी पढ़ा था कि भारत में क्यों हुई थी। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, मतलब अमेरिका में महामंदी किस वजह से हुई थी या फ्रांस में महामंदी किस वजह से हुई थी, वो आपको बताना है। तो आपको महामंदी अगर पढ़ रहे हैं तो आप पूरा क्लियर करके चलें, ठीक है। तो ये आपको इसमें तैयार करना है। भारत में महामंदी 1929 में हुई थी, उससे क्या प्रभाव पड़ा था भारत को, ठीक है। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। फिर आपको जो क्वेश्चन है वो तैयार करना है, वो है मेरियाना तथा जर्मनिया कौन थे, किस तरह इन्हें चरित्र किया गया है, इनका क्या महत्व है। अब आपको बताना है जो मारियाना है और जर्मनिया है ये कौन थे और इनका किस तरीके से चरित्र किया गया था, इसका महत्व बताइए। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 19 में पूछा था, 20 में पूछा था और 21 में, 22 में, सब में आपका ये प्रश्न पूछा गया। बस आपका पेपर कोड अलग अलग हो गया, उसमें आपको पूछा गया, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका ब्रेटन वुड समझौता का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था, ठीक है। ब्रेटन वुड से उसका क्या समझौता था, मतलब समझौता जो था उसका क्या अर्थ था वो आपको बताना है और इसका क्या उद्देश्य था वो आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स के बारे में भी इस बार बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए आपको इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये आपका 2023 में ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपको ब्रेटन वुड्स को जरूर तैयार कर लेना है, ठीक है। और फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेखन कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके 3 कारण क्या है। 3 कारण आपको लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चालू किया गया था, किस वजह से चालू किया गया था और किसने चालू किया था, मतलब जो चालू किया था तो कौन कौन सी परेशानी हुई थी, वो ऐसे 3 कारण आपको लिखना है। और ये आपका क्या 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करके रखना है, ठीक। फिर देखिए आपको ये प्रश्न तैयार करना है, नमक सत्याग्रह पर संक्षेप वर्णन कीजिए, ठीक है। जो नमक सत्याग्रह उस पर संक्षेप वर्णन करना है। देखिए ठीक है, क्या खेड़ा पारण आ जाएगा आपका और आपका आ जाएगा दांडी, ठीक है। ये ऐसे सारे टॉपिक्स हैं जो आपके क्या नमक सत्याग्रह में ही आ जाएंगे। आप ये नहीं, अब जब आप नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे तो आपका ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। अगर आपसे खेड़ा के बारे में पूछा है, चंपारण के बारे में पूछा है या दांडी के बारे में पूछा है तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नमक सत्याग्रह के बारे में पढ़ा हुआ, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए क्या आपको नमक सत्याग्रह को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इससे आपसे अगर कोई सा भी क्वेश्चन बनना है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आसानी से सॉल्व कर दें। इस तरीके से आपको क्या नमक सत्याग्रह को पढ़ना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।